मैं राकेश उपाध्याय फोकस क्लासेस से। जैसा कि आप लोग हमारे हाथ में ये सेट को देख रहे हैं, ये यूपी पुलिस का सेट है। हमारी संस्था में सप्ताह के तीन दिन यह सेट कराया जाता है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। इस सेट का डिस्कशन हिंदी और जीके जीएस का डिस्कशन हम कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैथ का भी डिस्कशन होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसा कि इस यूपी पुलिस के सेट में पहला प्रश्न है कि किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर का बात किया गया है। एनसीआर यानी पूरा नाम होता है नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन, ये 1985 में लाया गया। ये अधिनियम 1985 में लाया गया है। दिल्ली, जो दिल्ली हमारी राजधानी क्षेत्र है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, वहां पे भार को कम करने के लिए, जो प्रेशर है, जो जनसंख्या घनत्व है, कर्मचारियों का जो कार्य है, उसको कम करने के लिए लाया गया था। एनसीआर में 2 राज्य, 1 केंद्र, 3 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे हरियाणा, दिल्ली है, ये इधर हरियाणा है, इधर राजस्थान है और इधर जो है यूपी है। इसमें इन तीनों राज्यों के कुछ जिलों को सम्मिलित किया गया। जैसे हरियाणा के 14 जिले बोल सकते हैं या शहर बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ शहर भी है, कुछ जिले भी है। तो 14 शहर को एनसीआर में शामिल किया गया है। यूपी के 8 शहरों को एनसीआर में शामिल किया गया है। और राजस्थान के 2 शहरों के, जो मुख्य रूप से है अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर को शामिल किया गया। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। आइए देखते हैं राजस्थान के 14 जिले। जैसे करनाल, जिंद, पानीपत, सोनीपत, भिवानी, ठीक है, नू फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, कुलवाल और चक्री ददरी, ठीक है। यूपी के 8 जिले, जैसे गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ठीक है। और उसके बाद जो है बुलंदशहर, और उसके बाद गाजियाबाद, हापुड़ और शामली। 8 शहर हैं। राजस्थान में 2, मुख्य रूप से अलवर और भरतपुर। देखिए करनाल में एनडीआरआई का मुख्यालय भी है। एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, मुख्य रूप से इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायत है, ठीक है। पेपर की दृष्टि से कितना है, 52,000 ग्राम पंचायत है। लेकिन प्रश्न ये मुख्यतः बनता है कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में। तो ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद किसमें है, 40 में, ठीक है। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में, ठीक है। इससे ये प्रश्न बनने की पूर्णतः संभावना है, आया भी है, ठीक है। तो इससे ये प्रश्न बन सकता है कि ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में है, ये यानी कि अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न दिया है कि निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला। पहले तो उप प्रधानमंत्री के बारे में जान लीजिए कि इसका किसी भी अनुच्छेद में वर्णन नहीं। उप प्रधानमंत्री के पद का किसी भी अनुच्छेद में वर्णन नहीं है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का वर्णन है अनुच्छेद 63 में,
कार्यवाहक राष्ट्रपति का वर्णन है अनुच्छेद 65 में। लेकिन उप प्रधानमंत्री का कहीं पर भी वर्णन नहीं है, ठीक है, संवैधानिक दृष्टि से कहीं पर भी वर्णन नहीं है। अब देखिए, जो गृह मंत्री होते हैं, अगर प्रधानमंत्री ना रहे तो यही उप प्रधानमंत्री का पद संभालते हैं, ठीक है। तो उप प्रधानमंत्री का पद सबसे पहले सरदार पटेल जी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी संभाले थे। देखिए इसमें ऑप्शन दिया है मोरारजी देसाई भी थे, देवीलाल भी थे और सरदार पटेल जी भी थे, और अंतिम जो उप प्रधानमंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। इनमें से एक ऑप्शन दिया है जो कि वीपी सिंह कभी भी उप प्रधानमंत्री नहीं बने। देखिए वीपी सिंह 8वें प्रधानमंत्री जरूर थे, यूपी के मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन उप प्रधानमंत्री वीपी सिंह नहीं थे। उप प्रधानमंत्री 4 ही बने। देखिए कौन कौन से, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद मोरारजी देसाई, देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, 4 ही लोग बने हैं। लेकिन ये गृह मंत्री का पद जो संभालेगा वही बनेगा, ठीक है ना। ये किसी भी संविधान के, मूल संविधान हो या वर्तमान संविधान हो, संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उप प्रधानमंत्री का वर्णन नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री का वर्णन अनुच्छेद 75 में किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 75 में। राष्ट्रपति का वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 52 में। 53 में क्या है? राष्ट्रपति का अगर हम लोग देखें तो 53 में क्या है? कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है। जे.एम. किन्स, तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत, तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए है जे.एम. किन्स ने तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत और क्षतिपूर्ति यदि क्षतिपूरक सिद्धांत भी इन्होंने नहीं दिया। कौन दिया था? जे.एम. किन्स, क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत और तुलनात्मक सिद्धांत, ठीक है। एडम स्मिथ, जो चौथा नंबर ऑप्शन है वो दिया है एडम स्मिथ को क्या बोला जाता है? अर्थशास्त्र का जनक। वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा था? वेल्थ ऑफ नेशन, इनकी पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। किसने लिखा था? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अर्थशास्त्र पुस्तक को किसने लिखा था? चाणक्य ने, विष्णुगुप्त, जो मौर्य वंश में क्या थे? प्रधानमंत्री के पद पे, यदि जो मंत्री पद है उसमें ये नियुक्त थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के ये गुरु भी थे। कौन? एडम स्मिथ नहीं, चाणक्य, विष्णुगुप्त। लेकिन वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ थे, ठीक है। 5वां नंबर प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति के पद का कौन शपथ दिलाता है? तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वे भारत के राष्ट्रपति को क्या करवाते हैं? शपथ दिलवाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 60 में कहा गया है, ठीक है। राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में है। 61 में क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया है। ध्यान दीजिएगा, महाभियोग की प्रक्रिया है, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया है इसमें 61 में। अब देखिए, राष्ट्रपति को शपथ सीजीआई दिलवाता है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है, लेकिन राष्ट्रपति का त्याग पत्र कौन लेता है? अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देगा? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति का ये जिम्मेदारी होता है कि वो त्याग पत्र के विषय में लोकसभा के अध्यक्ष को क्या करे? सूचित करे, ठीक है। और उपराष्ट्रपति का पद किसमें है? उपराष्ट्रपति का पद किसमें है? 63 में है। दूसरी बात, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में, किसमें है? अनुच्छेद 54 में है। और वो निर्वाचक मंडल केंद्रीय चुनाव वो करवाता है, केंद्रीय चुनाव
केंद्रीय निर्वाचक मंडल करवाता है, केंद्रीय निर्वाचक मंडल करवाता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा एवं विधान सभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा कि कभी भी कौन शामिल होता है, निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो को पता भी होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राष्ट्रपति का होगा 54 में, ठीक है। उपराष्ट्रपति 63 में है और ये राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में। निर्वाचक मंडल की बात बोला, निर्वाचक मंडल की, ठीक है, निर्वाचन से संबंधित नहीं बोला, निर्वाचक मंडल यानी इसमें कौन कौन भाग लेगा, ये राष्ट्रपति से संबंधित है। और ये 63 किससे है, उपराष्ट्रपति के पद से, यानी कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। निर्वाचक मंडल में याद रखिएगा लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लेकिन अगर महाभियोग की बात की जाए, किसकी, राष्ट्रपति पे महाभियोग की, तो उसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लोकसभा में 2 मनोनीत सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और राज्यसभा में 12 किए जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा 104वें संविधान संशोधन के तहत ये जो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे लोकसभा में, इनको खत्म कर दिया गया, यानी कि अब ये लोकसभा में मनोनीत नहीं किए जाएंगे, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न क्या है, देखिए निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत को दिया था, ठीक है। ऑप्शन देखिए, पहला दिया है ऑस्टिन, दूसरा दिया है डार्विन और तीसरा दिया है अरस्तु, चौथा दिया है मार्क्स प्लांक। तो ये सबसे पहले ऑस्टिन ने दिया था, ऑस्टिन ने दिया था, ठीक है। अब देखिए अरस्तु दिया है। सबसे पहले तो प्लेटो का शिष्य थे अरस्तु, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। और जो सिकंदर महान थे, सिकंदर महान जो 325 ईस्वी में युद्ध किए थे भारत के साथ, कौन सा युद्ध, झेलम नदी के किनारे जो युद्ध हुआ था, ठीक है, 325 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। तो जो सिकंदर थे, ये सिकंदर के गुरु थे, कौन, अरस्तु। और अरस्तु के जो गुरु थे वो थे प्लेटो, वे थे कौन, प्लेटो। इसमें से मुख्य बात बस ये याद रखिएगा कि जो सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु थे, ठीक है। अरस्तु ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो सामान्य संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत को दिया था। संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत को किसने दिया था, अरस्तु ने। अरस्तु के गुरु कौन थे, सिकंदर। अरस्तु सिकंदर का गुरु था, सॉरी, अरस्तु सिकंदर का गुरु था और अरस्तु के गुरु कौन थे, प्लेटो, ठीक है। इतना बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित घटनाओं का उनके घटनाक्रम का सही क्रम लिखिए। देखिए पहला ऑप्शन दिया है भारत छोड़ो आंदोलन, यह 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था, शुरू हुआ था। चलो शुरू करो। आगे देखिए निम्नलिखित घटनाओं के उनके घटनाक्रम सही क्रम में लिखना है। सही क्रम मतलब कि यानी जो पहले घटित हो चुका है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन दिया है भारत छोड़ो आंदोलन, यह 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, छोड़ो आंदोलन, ये कब चालू किया गया था, 8 अगस्त 1942 को। देखिए दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है कि शिमला समझौता, यह 14 जून 1945 को किया गया था। शिमला समझौता, शिमला समझौता ये 14 जून 1945 को किया गया था। लॉर्ड बेरेजली का जो संधि था उसको खंडन करने के लिए शिमला समझौता किया गया था 14 जून 1945 को। देखिए तीसरा ऑप्शन दिया है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट निर्वाचन मंडल से संबंधित था जो 1932 में एम के गांधी एवं भीमराव अंबेडकर के बीच यरवदा जेल, पूना के यरवदा जेल में ये समझौता किया गया था, ठीक है। निर्वाचन मंडल से संबंधित कम्युनिकल अवार्ड के तहत अंग्रेजों ने निर्वाचन मंडल में पृथक निर्वाचन मंडल हरिजनों के लिए भी लाया था। हरिजन कमेटी जो था हरिजन के लिए भी लाया था, लेकिन इसके चलते गांधी जी ने क्या किया, यरवदा जेल में अनशन कर दिया। इसके चलते 1932 में, कब 1932 में पूना पैक्ट यानी पूना समझौता किया गया गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में।
इसमें क्या किया गया कि जो पृथक निर्वाचन मंडल है उसे निर्वाचन मंडल में परिवर्तित कर दिया गया, निर्वाचन मंडल में परिवर्तित कर दिया गया और 72 के जगह पे 148 सीट हर्जनों के लिए रख दिया गया पूना पैक्ट के तहत। ठीक है, ये गांधी जी एवं किनके बीच हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निर्वाचन जो संविधान सभा है उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, सबसे जो समिति थी, प्रारूप समिति थी, वो सबसे मुख्य समिति थी संविधान सभा में, उसमें ये कौन थे? अध्यक्ष भी थे। ठीक है, 7 लोगों के साथ ये थे। ठीक है, अब देखिए कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया था। ठीक है, मार्च 24 मार्च भी लिख सकते हैं, 24 मार्च 1946 को आया था। ठीक है, अब प्रश्न में क्या दिया है कि घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। देखिए घटनाक्रम, सबसे पहले क्या हुआ था? पूना पैक्ट। ठीक है, 1932 में। उसके बाद देखिए, उसके बाद आया था भारत छोड़ो आंदोलन। फिर तीसरे नंबर पे देखिए हुआ था शिमला समझौता और चौथे नंबर पे क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन। घटनाक्रम या सन के हिसाब से, ठीक है, वर्ष के हिसाब से पहले नंबर पे क्या आएगा? पूना पैक्ट, दूसरे नंबर पे भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरे पे शिमला समझौता और चौथे पे कैबिनेट मिशन। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, आगे देखिए, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? ठीक है, चंपारण में देखिए नील की जो खेती थी, चंपारण में नील की जो खेती थी, जो किसान लोग थे उनपे ये बाध्यता कर दी गई थी कि 3/20 भाग, यानी भूमि के अगर 20 बीघा भूमि है तो उसमें 3 बीघा खेती आपको नील की करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? नील की खेती करनी पड़ेगी। ये 3 बीघा नील की खेती करनी पड़ेगी। इसी के चलते इसे 3 कठिया प्रथा भी कहा जाता है। 3 कठिया प्रथा भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने क्या किया था? चंपारण में सत्याग्रह किया। ठीक है, चंपारण में क्या किया था? सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह, कोई हिंसा नहीं, हम आग्रह करेंगे। सत्य के लिए आग्रह किया जाना ही क्या कहलाता है? सत्याग्रह कहलाता है। सत्याग्रह कहलाता है। तो यहाँ पे कौन गए थे चंपारण में? गांधी जी गए। चंपारण में कौन गए थे? गांधी जी गए थे और वहां पे क्या किया था? सत्याग्रह किए थे। ठीक है, तो इसका क्या होगा? सत्याग्रह होगा। अब देखिए करंट अफेयर आया है कुछ। वह देश जो लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार हुआ है, पाकिस्तान। पाकिस्तान टास्क फोर्स में कौन हुआ है? टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में। ग्रे लिस्ट में क्या हुआ है? पाकिस्तान शामिल हुआ। पाकिस्तान देखिए ये करंट अफेयर से रिलेटिव है, आप लोगों को करंट अफेयर याद करना भी पड़ेगा। हमारी संस्था में करंट अफेयर भी चलाया जाता है नियमित रूप से। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को करंट अफेयर भी देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार क्या होगा? पाकिस्तान होगा। ठीक है, आगे देखिए, मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? गुर्दा मतलब है किडनी। किडनी हमारे मानव शरीर में कितने गुर्दे होते हैं? गुर्दे कितने होते हैं? 2 होते हैं। गुर्दे यानी किडनी होती है। किडनी ये क्या करती है? हमारे ब्लड को क्या करती है? छानती है, छानने का काम करती है। ठीक है, और इसका मुख्यतः कार्य क्या होता है? उत्सर्जन। देखिए पहला नंबर ऑप्शन दिया है उत्सर्जन, श्वसन, पाचन, परिवहन। तो ये उत्सर्जन करता है, मल मूत्र का मूत्र का उत्सर्जन करता है। और ये क्या करता है? रक्त को छानता है। क्या करता है? छानता है। ये रक्त को क्या करता है? छानता है। ठीक है, किडनी का देखिए आप लोगों के लिए काम है। किडनी का जो मूल इकाई होता है, यानी सबसे छोटी इकाई, किडनी का सबसे छोटी इकाई क्या होता है? किडनी का सबसे छोटी इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन होता है। ठीक है, नेफ्रॉन होता है। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं। दिया है कि जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो किस वजह से तिरछी हो जाती है? विवर्तन के कारण। देखिए एक प्रकाश का परिवर्तन होता है, एक अपवर्तन होता है और एक विवर्तन होता है। तो प्रकाश का परिवर्तन, जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकरा करके उसी माध्यम में, जिस माध्यम में वो आई है उसी माध्यम में परिवर्तित हो जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये चिकना तल है और ये प्रकाश किसी माध्यम से, टॉर्च से या किसी माध्यम से
वायु से इस चिकने तल में टकराएगी तो प्रकाश उसी माध्यम में चली जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन करते हैं। अपवर्तन, जब प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या होती है, थोड़ा सा विचलित हो जाती है। थोड़ा सा, जैसे ये प्रकाश है, ये जल है, यहाँ से प्रकाश आया तो ये थोड़ा सा क्या होगा, विचलित हो जाएगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। जैसे एक गिलास में पानी रखा हुआ है, उसमें एक पेंसिल को डाल दिया जाए तो पेंसिल थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई देगा, थोड़ा सा तिरछा दिखाई देगा। ये किस घटना का उदाहरण है, प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण। ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा, प्रकाश का विवर्तन। अब देखिए, मरुस्थल में मरीचिकी या मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है। जैसे हम लोग रेगिस्तान में जाते हैं, जब सूर्य का प्रकाश बालू के कणों पर जब पड़ता है तो बालू का कण दूर खड़े व्यक्ति को कैसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि वहां पे कुछ तालाब है। तो ये किसके कारण होता है, तो देखिए ये प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, मरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाश के अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, आगे देखिए, ये ज्यादा प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजिए, FORTRAN, देख रहे हैं ना कितना बड़ा है। ठीक है, FORTRAN का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, दिया है ऑप्शन, चित्र बनाने के लिए, गणित संगणना के लिए। तो इसका आंसर दोनों होगा। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसका आंसर लिख लीजिए। अगर ये प्रश्न कभी आएगा तो इसको लगाना है। ठीक है, क्या दिया है, दिया है कि FORTRAN का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये चित्र बनाने के लिए एवं गणित संगणना करने के लिए, दोनों का काम आता है। ठीक है, दोनों का काम करता है ये। ठीक है, इसको देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, फोर्ट्रान। ठीक है, फोर्ट्रान। ठीक है, ये भाषा के भी क्षेत्र में कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक है, फोर्ट्रान, अगर फोर्ट्रान की बात करें तो ये कंप्यूटर से भी संबंधित है। ठीक है, इसको भी ध्यान देना है। टेलीविजन, अगला प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, जॉन बेयर्ड ने। अगर हम बोले टेलीविजन का आविष्कार जॉन बेयर्ड ने, लेकिन अगर हम बोल दे टेलीफोन का आविष्कार, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ग्राहम बेल। ठीक है, ग्राहम बेल। ठीक है, ग्राहम बेल ने किया था। यानी कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, जॉन बेयर्ड ने, और टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ग्राहम बेल ने किया था। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिया है कि वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। देखिए एक ट्रिक है, ट्रिक अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये ट्रिक याद कर लीजिएगा, P4 ने वॉलीबॉल वाली ने जिम खोली। ये ट्रिक है, अगर याद करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं याद करना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, P4 यानी P मतलब होता है पोलो, और देखिए पोलो के साथ क्या लगाए हैं, फोर ना, तो P4 में 4, नेट बॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, ठीक है, और ये ने साइलेंट हो गया है। ठीक है, जिम्नास्टिक में कितने होते हैं, जिम्नास्टिक में 8 और खो खो में 9। और एक बात याद रखिएगा, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी कितने होते हैं, तो ये 11 हो। ठीक है, ये ट्रिक अगर याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं। ठीक है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में 11, ठीक है, पोलो में 4, ठीक है, नेटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, और ये जिम्नास्टिक में 8 और खो खो में 9। खो खो जानते हैं ना, तो खो खो में कितने होते हैं, 9। और ये प्रत्येक, ऐसा नहीं है कि दोनों टीम में होते हैं, एक टीम में होते हैं। ठीक है, सिर्फ एक टीम में होते हैं, दोनों टीम में नहीं होते। ठीक है, दोनों टीम में करना चाहे तो 2 गुना कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न क्या दिया है, आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पहली बात, लिंगराज मंदिर जो उड़ीसा में है वो कहाँ पे है, किस देवता से संबंधित है, तो याद रखिएगा लिंगराज मंदिर भगवान शिव से संबंधित है। ठीक है, और इसको किसने बनवाया था, लिंगराज मंदिर को किसने बनवाया था, तो लिंगराज मंदिर को किसने बनवाया था, ययाति
एक ययाति शासक थे, उन्होंने ही बनवाया था लिंगराज मंदिर। ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर बनवाया था, और लिंगराज मंदिर शिव से संबंधित है। किससे संबंधित है? भगवान शिव से संबंधित, भगवान शिव से संबंधित है। ठीक है, ये उड़ीसा राज्य में है, भुवनेश्वर में, मुख्य रूप से भुवनेश्वर में है। और भुवनेश्वर कहाँ का है? उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी भी भुवनेश्वर ही है। ठीक है, अब देखिए दिया है कि तिजारा मंदिर कहाँ पे है? तिजारा मंदिर, और यह किस भगवान से संबंधित है? तो सबसे पहले ये जैन धर्म से संबंधित है। तिजारा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है, और जो जैन धर्म में 8वें तीर्थंकर, देखिए जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो ऋषभदेव। देखिए जैन धर्म का संस्थापक बोलेगा ऋषभदेव, अगर वास्तविक संस्थापक बोल देगा तो महावीर। ठीक है, महावीर, याद रखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक तो ऋषभदेव, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक बोलेगा तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभा, जिनमें से 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभा थे। जहां पे तिजारा मंदिर राजस्थान बनवाया गया है, ये चंद्रप्रभा का ही मंदिर है, जैन मंदिर बनवाया गया। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए दिया है वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति। तिरुपति में है वेंकटेश्वर मंदिर। यह किस देवता से संबंधित है? तो भगवान विष्णु से संबंधित है तिरुपति मंदिर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए वैश्विक पेंशन, करंट अफेयर है, 17 नंबर क्वेश्चन है। दिया है कि वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की 42वीं सूची में भारत कितने स्थान पे? सबसे पहले याद रखिएगा कि 2021 में जो ये सूची जारी की गई थी, यह 13वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण था। यह सूची जारी किया गया था जो 2021 में, किसके द्वारा? वैश्विक पेंशन सूचकांक, यह 13वां संस्करण था, जिसमें भारत का स्थान 40वें नंबर पे आया था। कितने नंबर पे आया था? 40वें नंबर पे आया था भारत का स्थान। कब? 2021। ठीक है, आगे देखिए दिया है कि हाल ही में बंडुला वर्णपुरा का एक बीमारी के कारण निधन हो गया। वह किस देश के प्रथम टेस्ट कप्तान थे? श्रीलंका के थे। ठीक है, प्रथम टेस्ट कप्तान जो थे वो श्रीलंका के थे। अब देखिए 2023 में टेस्ट में क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? 2023 में टेस्ट में क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? सूर्य कुमार यादव को। ठीक है, और आईसीआईसीआई बैंक के ब्रांड एम्बेसडर भी किसे चुना गया है? सूर्य कुमार यादव को। ठीक है, आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न है। दिया है कि मासमई गुफा में जियोरिसा मासमईस नामक एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति खोजी गई है। यह गुफा किस राज्य में? मेघालय में। ठीक है, मेघालय में। मेघालय से एक याद कर लीजिएगा, बताइए मेघालय की जनजातियां कौन कौन सी है? मेघालय की तो गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, जयंतिया ये मुख्य रूप से है। लेकिन याद रखिएगा अभी करंट में हाल ही में चर्चा में है वांगला उत्सव मेघालय के गारो जनजाति द्वारा बनाया गया। मेघालय के गारो जनजाति द्वारा क्या मनाया गया है? वांगला उत्सव मनाया गया। ठीक है, तो ये मेघालय याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि मेघालय में 3 मुख्य रूप से जनजातियां तो बहुत है, लेकिन मुख्य रूप से 3 जनजातियां जो प्रश्न में पूछता है, पेपर में पूछता है, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, गारो पर्वत भी है, पहाड़ियां भी है वहां पे, और गारो खासी गारो द्वारा, ये जो गारो जनजाति है इसके द्वारा वांगला उत्सव मनाया जाता है। वांगला उत्सव मनाया भी गया है, अभी हाल ही करंट में है, इसलिए इसको भी याद रख लीजिएगा। एसएसबी ट्रेडमैन के पेपर में ये प्रश्न भी पूछा भी गया था 22 जून 2023 के जो प्रथम शिफ्ट था, एक ही शिफ्ट हुआ था, उसमें ये पूछा भी गया था कि बांग्ला उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया गया। ठीक है, तो ये गारो जनजाति द्वारा मनाया गया है, जो कि मेघालय की एक जनजाति है। ठीक है, हाल ही में देखिए, हाल ही में किस तिथि को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है? विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है, यह 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब बताइए, देखिए एक प्रवासी दिवस होता है, प्रवासी दिवस, ठीक है, और ये राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, और एक होता है विश्व प्रवासी दिवस, विश्व प्रवासी दिवस। अब बताइए राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी
9 जनवरी, और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए थे, इसलिए 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अब देखिए 9 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अब यहाँ पे दिया है विश्व प्रवासी दिवस। तो सबसे पहली बात कि जनवरी का अगर हम लोग उल्टा करें यानी अंतिम में जाए तो दिसंबर होगा, दिसंबर होगा। और देखिए 9 गुना 18 यानी 18 दिसंबर को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को, विश्व प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। ये भी आप लोगों को याद करना है, ठीक है। अब देखिए दिया, देखिए एक चीज हम बता रहे हैं कि अगस्त 2018 में भारत भारती सम्मान से पुरस्कृत साहित्यकार, देखिए पहली बात है कि भारत भारती से सम्मानित होने वाले जो पहली थी वो कौन थी? पहली व्यक्ति जो पहली औरत थी भारत भारती से, भारत भारती साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये 2018 का बोला है, ठीक है, 2019 तक ही दिया गया, 2018 में बोला गया। तो देखिए उषा किरण खा को दिया गया था 2018 में, जो कि ऑप्शन में बाई मिसप्रिंट नहीं है, ठीक है। उषा किरण खा को दिया गया, ठीक है। इसमें क्या लगवाया गया? रमेश चंद्र शाह ना, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो व्यक्ति, ये जो औरत थी या व्यक्ति थी, ये उषा किरण खा को दिया गया था, ठीक है, 2018 में। ये बाई मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। आगे देखिए मुख्यमंत्री, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री रोशन आपके द्वारा योजना किस सरकार की योजना है? मध्य प्रदेश सरकार की योजना है या 19 अक्टूबर 2019 को लागू किया गया है? ये जो योजना लाया गया था, ये जो योजना लाया गया था, या मुख्यमंत्री रोशन आपके द्वारा योजना कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है, 19 अक्टूबर 2019 को लागू किया गया था। देखिए एक चिरंजीवी योजना है, चिरंजीवी योजना कहाँ का है? राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान का, ठीक है। एक पंचामृत योजना, पंचामृत योजना हमारे या यूपीपी के डिस्ट्रिक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचामृत योजना देखिए कौन कौन सी योजना है? पंचामृत योजना, ठीक है। एक जिला एक खेल, एक जिला एक खेल, एक खेल। अब देखिए हर घर गंगा जल योजना, हर घर गंगा जल योजना। देखिए पंचामृत योजना कहाँ की है? पंचामृत योजना यूपी की है, ठीक है। एक जिला एक खेल, एक जिला एक खेल, एक जिला एक पंचायत बोलेगा तो केरल, एक जिला एक खेल उत्तर प्रदेश, हर घर गंगा जल योजना बिहार, ठीक है। एक जिला एक पंचायत बोलेगा तब केरल लगाइएगा, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगर योजना की बात है तो कुछ योजना आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया कंपनी पर ब्रिटेन के प्रतिस्पर्धा नियामक ने 6.94 करोड़ डॉलर का ये किया, ठीक है। तो सबसे पहले ये फेसबुक ने किया, ठीक है, ये फेसबुक ने किया। ये देखिए ये करंट अफेयर है, ये करंट अफेयर है, तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इतना ही हम इसके विषय में बता सकते हैं कि ये फेसबुक द्वारा चालू किया गया, ठीक है। अब ये सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? सांसद निधि बोला है, ठीक है, संचित निधि नहीं बोला, सांसद निधि। देखिए एक होता है सांसद निधि बोला है, अगर यहाँ पे संचित निधि दे दे, संचित निधि, और यहाँ पे दे दे आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि। देखिए दोनों में, तीनों में अंतर है। एक होता है सांसद निधि, एक होता है संचित निधि और एक होता है आकस्मिक निधि। याद रखिएगा संचित निधि अनुच्छेद 266 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 266 के तहत, और आकस्मिक निधि 267 के तहत। याद रखिएगा संचित निधि में किसका प्रभाव होता है, यानी संचित निधि में अधिकार किसका होता है? सांसदों का, 100 से संचित 100 से सांसद। लेकिन आकस्मिक निधि पे राष्ट्रपति का अधिकार होता है, ठीक है, राष्ट्रपति का अधिकार होता है। और याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को जो वेतन एवं भत्ते मिलते हैं, अभी वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख प्रति माह है। राष्ट्रपति का जो वेतन एवं भत्ता मिलता है वो संचित निधि से दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। संचित निधि 266, अनुच्छेद 266 और आकस्मिक निधि 267, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब दिया है ये सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? 5 करोड़ रुपए। सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए,
ठीक है, यानी कि संसद अपने निधि से ये पैसे उपयोग कर सकता है। इसके लिए इसे किसी भी संस्था या किसी भी सदस्य की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। एक बात और याद रखिएगा कि राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से बिना किसी की अनुमति के एक बार धन निकाल सकता है, लेकिन इसका विवरण भी सांसद को देना पड़ेगा। अगर आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति धन निकालता है पहली बार तो इसका विवरण सांसद को देना पड़ता है, लेकिन दूसरी बार बिना सांसद को बताए यह आकस्मिक निधि से धन नहीं निकाल सकता। इस बात को भी याद रखिएगा। आगे देखिए दिया है कि डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखिका कौन है? बेनजीर भुट्टो। किसी मुस्लिम देश की प्रथम प्रधानमंत्री बनने वाली बेनजीर भुट्टो, ठीक है, पाकिस्तान की थी। इन्होंने लिखा था डॉटर ऑफ द ईस्ट, अपनी आत्मकथा लिखा था। और उसके बाद देखिएगा, देखिए अरुंधति राय है, सबसे इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। अरुंधति राय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ठीक है। देखिए मेधा पाटकर है, मेरा नर्मदा संघर्ष पुस्तक के लेखक है मेधा पाटकर। उसके बाद देखिए अनीता देसाई है, काई द पिकॉक, ठीक है, काई द पिकॉक कौन है? इनका नाम बताया है अनीता देसाई को, ठीक है, अनीता देसाई की पुस्तक है काई द पिकॉक, ठीक है। कूली भी इनका ही है, कूली, ठीक है, कूली नहीं इनका भी कूली, ठीक है। आगे देखिए ये भारत भारती का जो हम लोग पढ़े थे 21 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा 21 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत भारती का जो पढ़े थे उषा किरण खा, ये भारत भारती नामक एक पुस्तक भी है। भारत भारती किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती, ठीक है। आगे देखिए भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला गया था? तो ये कोलकाता में खोला गया था, ठीक है। 28 जनवरी 1935 को कोलकाता में सबसे पहले क्या खोला गया था? मेडिकल कॉलेज। उसके बाद मद्रास में खोला गया था, अब देखिए वाराणसी दिया है, वाराणसी में एससीओ की क्या सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया है? वाराणसी को एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया है, वाराणसी को, ठीक है, सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया है वाराणसी को, ठीक है। उसके बाद दिया है लखनऊ में क्या है? औषधि विज्ञान संस्था, लखनऊ में औषधि विज्ञान संस्था है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे दिया है कि आत्महत्या की दर भारत में सर्वाधिक किस राज्य में? ठीक है, सर्वाधिक किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो सिक्किम है वो भारत का पूर्वी देश है, ठीक है। इधर नेपाल है, सिक्किम के सटे नेपाल है, और इधर क्या है? भूटान है, ठीक है। याद रखिएगा 6 राज्यों का भाई, 6 बहनों का भाई किस राज्य को बोला जाता है? सिक्किम को। 6 राज्यों का भाई किस राज्य को बोला जाता है? सिक्किम को। ये पेपर में पूछता भी है, ठीक है, ये प्रचलित क्वेश्चन है इसलिए इसे बता दिए हैं। और देखिए इसके जो पश्चिम साइड में नेपाल है और इसके पूर्व साइड में भूटान है, और इसके अगर हम लोग उत्तर साइड में जाएंगे तो चाइना देश आता है, ठीक है। ये सब जितने भी सिक्किम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, असम हुआ, ये सब कौन से है? पूर्वी देश, ठीक है। पूर्वी देश में 2 राज्य आते हैं कर्क रेखा के अंतर्गत। कौन कौन से? त्रिपुरा एवं मिजोरम। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के जाती है भारत के, याद रखिएगा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। तो भारत का जो 2 पूर्वी राज्य है, 2 पूर्वी राज्य ऐसे हैं जो कर्क रेखा उन दोनों राज्यों से होकर के जाती है। इस बात को भी याद रखिएगा। कौन कौन से है? त्रिपुरा एवं मिजोरम। त्रिपुरा क्या है? बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है, त्रिपुरा है। और उत्तर प्रदेश में 3 तरफ से घिरा हुआ, ललितपुर है, एमपी से घिरा हुआ, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो 4 स्टेट से अपना सीमा बनाता है, सोनभद्र, ये भी याद रखिएगा। इसलिए याद रखिएगा क्योंकि यूपी पुलिस का सेट दे रहे हैं तो इसको भी याद करना जरूरी है, ठीक है। आगे देखिए, आगे दिया है कि हाल ही में, देखिए करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपनी 51 शाखाओं को बंद करने की घोषणा की है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। देखिए करंट का क्वेश्चन है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसे याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये बताइए जम्मू कश्मीर में तैरता हुआ एटीएम किस बैंक ने खोला था? जम्मू कश्मीर में तैरता हुआ एटीएम किस बैंक ने खोला था? ठीक है, एसबीआई ने, ठीक है, एसबीआई ने खोला था, ठीक है। आगे देखिए,
अधिवर्ष लीप ईयर्स का जनक इनमें से किसको माना जाता है? अधिवर्ष लीप ईयर्स कितने साल के बाद आता है? प्रत्येक चौथे साल ना, प्रत्येक चौथे साल में आता है। तो इसके जनक किसको माना जाता है? यानी कि इस नियम को या इस सिद्धांत को किसने बताया था? तो जूलियस सीजर ने बनाया था। जूलियस सीजर ने बताया था लीप वर्ष के बारे में, जूलियस सीजर ने बताया। ठीक है, लीप वर्ष में जैसे साधारण वर्ष में ये तो आप लोगों को पता ही होगा, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। और लीप वर्ष में क्या होता है? लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, फरवरी माह में एक दिन बढ़ जाता है, फरवरी माह 366 एक बढ़ जाता है, 366 होता है। ठीक है, और वो किस महीने में बढ़ता है? फरवरी माह में बढ़ता है। ठीक है, आगे देखिए, ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? स्विट्जरलैंड की है। ग्लेशियर एक्सप्रेस स्विट्जरलैंड की है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दो पर्वतों के बीच में काट करके बनाई गई है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में दुनिया की कौन सी कंपनी ट्रिलियन डॉलर वाली कंपनी बन गई है? एप्पल ट्रिलियन डॉलर वाली कंपनी बन गई है। अब बात आती है कि एप्पल की स्थापना कब हुई थी? देखिए, एप्पल दिया है, रिलायंस दिया है, एयरटेल दिया है, टाटा दिया है। ठीक है, तो एप्पल का जो है स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1976 में एप्पल की स्थापना हुई थी। एप्पल की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1976, 1 अप्रैल 1976। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, दिया है कि रिलायंस, तो रिलायंस का स्थापना हुआ था 1958 में। ठीक है, मुकेश अंबानी इसके मालिक है। ठीक है, आगे देखिए, एयरटेल की स्थापना हुई थी 1995 में। ठीक है, उसके बाद देखिए, टाटा दिया है, तो टाटा सबसे पुरानी कंपनी है, 1868 में ही इसकी स्थापना कर दी गई। ठीक है, टाटा बहुत ही पुरानी कंपनी है, इसकी 1868 में ही स्थापना कर दी गई। ठीक है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का 33 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? देखिए, मौर्य कला सबसे पहले तो जो मौर्य वंश था, इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। सबसे पहले मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब याद रखिएगा कि इसमें कला क्या दिया है? स्तूप के बारे में बात करेगा तो स्तूप बौद्ध धर्म से ज्यादा संबंधित है। बौद्ध धर्म में ज्यादा स्तूपों का निर्माण किया जाता था। ये स्तंभ, मौर्य काल में स्तंभों का निर्माण ज्यादा किया जाता था, मौर्य काल में। ठीक है, स्तंभों का निर्माण ज्यादा किया जाता था। ठीक है, अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट नहीं है, हमें डाउट नहीं है। देखिए इसमें क्या दिया है कि नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन लगवाया गया है। देखिए 4 ऑप्शन है, सुरेंद्र मोहन, शांता सिंह, पीके राय, जोहरा सागर। इसमें ऑप्शन लगवाया गया है पीके राय, इसलिए लगवाया गया है क्योंकि उसमें कौन? व्याकुल मायला नहीं है, व्याकुल मायला लिखे थे। ठीक है, और जो शब्द दिया था, जो गलत दिए थे, वो पीके राय ने दिया। और नेपाल का जो राष्ट्रीय गान है वो सैफी थुंगा फुल्का है, यानी हम राष्ट्र के फूल हैं। हम राष्ट्र, हिंदी अनुवाद अगर करेंगे तो हम राष्ट्र के फूल हैं। लेकिन उसको लिखने का कार्य व्याकुल मायला ने किया था, व्याकुल मायला ने किया था, लेकिन उसको गला और शब्द देने का जो काम किए थे वो पीके राय ने किया। ठीक है, पीके राय किए थे, इस बात को याद रखिएगा। अगर बात देखिए, अगर ये भी पूछ सकता है कि पूर्ण रूप से नेपाल मतलब आजाद कब हुआ? पूर्ण रूप से, ठीक है, तो 2007 में ये पूर्ण रूप से आजाद भी हुआ। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए, राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस विधा से जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता एवं भातृत्व को स्वीकार करके। देखिए, संविधान सभा का जो भीमराव अंबेडकर द्वारा अंतिम भाषण दिया गया था, उसी भाषण में इन्होंने इस सिद्धांत को बताया था। जो संविधान सभा में प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको लेकर के और 6 व्यक्ति थे, इनको लेकर के टोटल कितने हो गए थे? 7 व्यक्ति थे। इन्होंने संविधान सभा में जो इनका अंतिम भाषण हुआ था, इसी भाषण में इन्होंने उदारता, समानता एवं भातृत्व का सिद्धांत को क्या दिया था? बताया था, पहली बात। दूसरी बात याद रखिएगा कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा इन्होंने ही कहा था। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, अनुच्छेद 32 को। लेकिन याद रखिएगा कि अनुच्छेद की बात बोलेगा तब अनुच्छेद 32 को बोलिएगा,
लेकिन बोलेगा कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो वो प्रस्तावना को। प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगर ये भी आप जानना चाहे कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो पंडित ठाकुर भार्गव ने कहा था, ठीक है। पंडित ठाकुर भार्गव ने कहा था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, ठीक है। और भीमराव अंबेडकर अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहे थे। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रीट जारी करता है, ठीक है। और 226 के तहत कौन, हाई कोर्ट 6 रीट जारी करता है, ठीक है। पांचों रीट हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट का एक जैसा होता है, लेकिन जो हाई कोर्ट का जो छठा रीट होता है, हाई कोर्ट का जो छठा रीट होता है, वो इंजेक्शन का रीट होता है। इंजेक्शन रीट इसका नाम ही है, इंजेक्शन रीट। इंजेक्शन मतलब होता है सुविधा प्रदान करना, कुछ सहूलियत देना, ठीक है। इंजेक्शन रीट हाई कोर्ट प्रदान करता है, ठीक है। अब देखिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट, देखिए ये पुराना क्वेश्चन है, अभी आप लोगों को पता होगा कि अभी हमारे वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है, चंद्रचूड़ है, ठीक है। लेकिन उस समय ये थोड़ा सा पहले का है, तो प्रैक्टिस सेट है, जिस समय ये पेपर में आया था उस समय दिया है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त तीनों जजों में शामिल नहीं है, वाईएस चंद्रचूड़ शामिल नहीं थे। अभी वर्तमान में वाईएस चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश है भारत के, ठीक है। आगे देखिए 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके एम करुणानिधि का निधन 7 अगस्त 2018 को हो गया। वे किस पार्टी से संबंधित है, द्रविड़ मूल की। जो भी इसका ऑप्शन लगवाया गया है, ये नंबर लगवाया गया है, ये पुराना करंट अफेयर है। अब नए पेपर में नया अपडेट आएगा, इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। वैसे आंसर आप लोगों को लगवा दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, ठीक है। अभी याद रखिएगा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कितने पार्टियों को मिला है, कितने। अभी देखिए आम आदमी पार्टी को नया राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है 1, टोटल मिला के 6 हो गए, 8 थे, जिनमें से 3 लोगों को बाहर कर दिया गया, ठीक है। आगे देखिए दिया है कि घूमर, देखिए घूमर दिया है, ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा। दिया है घूमर लोक नृत्य कहाँ का है, घूमर तो राजस्थान का है, लेकिन अगर घूमरा बोल दिया, देखिए घूमर राजस्थान, ठीक है। लेकिन अगर घूमर बोलेगा तो राजस्थान, अगर घूमरा बोल दिया, अगर घूमरा लोक नृत्य बोल दिया तो वो होगा उड़ीसा का। घूमरा लोक नृत्य उड़ीसा का। नुआखाई, ठीक है, ये भी सब उड़ीसा के, ठीक है। घूमरा, नुआखाई, ये सब नुआखाई ये क्या है, पर्व है, ठीक है। और घूमरा क्या है, लोक नृत्य, ठीक है। आइए हिंदी का डिस्कशन करते हैं। 39 नंबर जो प्रश्न 39 से चालू किया गया। देखिए हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं, देखिए हिंदी भाषा की 18 विख्यात बोलियां, ठीक है। 18 विख्यात बोलियां, 8 लगाया गया ना, तो ये 18 विख्यात बोलियां है, ठीक है। और जो उपभाषाएं हैं वो 5 उपभाषाएं, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, 18 क्या है, बोलियां है। और याद रखिएगा जो हिंदी शब्द है, ये भी याद रखिएगा, जो हिंदी शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है। ये किसका शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। किसी भी भाषा का जो भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में, अनुसूची 8 में जो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है उसमें हिंदी भी है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 18 क्या है, मुख्य बोलियां, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणित ग्रंथ कौन था, पृथ्वीराज रासो। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो था, ठीक है। जो चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया था, किसकी जीवनी थी, तो पृथ्वीराज चौहान की जीवनी थी। ये वीर रस का है, जो चंद्रबरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया है, यह वीर रस से क्या है, लोतपोत है। यानी कि ये इसमें जितने भी लिखे गए हैं वो वीर रस का इसमें क्या किया गया है, भाव प्रकट किया गया, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन है, कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन है, ठीक है। आधुनिक काल 1850 से लेकर के अब तक का जो काल है उसे आधुनिक काल कहते हैं, ठीक है। भक्ति काल, भक्ति काल देखिए पहली बात आदिकाल के बारे में देख लीजिए, 650 से 1350 तक आदिकाल आया, ठीक है। उसके बाद देखिए भक्ति काल में 1350 से 1650, ठीक है। ये काल से संबंधित है, यानी हिंदी के जो काल बांटे गए हैं
हिंदी के जो काल बांटे गए हैं इसके आधार पर किया गया है। तो हिंदी का मुख्य रूप से हिंदी काल थी उसका मुख्य रूप से विभाजन कौन से काल में हुआ था? संयुक्त काल में हुआ था। यानी कि उस काल में देखिए रीति काल जो था और एक भक्ति काल था, इसमें बांटा गया था। आधुनिक काल भी बोला जाता है, ठीक है। तो रीति काल और भक्ति काल में ये मुख्य रूप से परिवर्तन लाया गया था। जो भी हिंदी के पद लिखे जाते थे उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था, इसीलिए संयुक्त काल में इसे जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्या दिया है, क्रियापरक वैकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। क्रियापरक के वैकरणिक कोटि चिन्हित किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले कारक चिन्ह को हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। कारक चिन्ह को अगर हम लोग समझेंगे तो इसको हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो कारक में पहला कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए कर्ता ने करण को संप्रदान के लिए अपादान को अलगाव। देखिए सबसे पहली बात है कि इसमें समझने वाली बात यह है कि क्रियापरक मतलब कि क्रिया से जुड़ा हुआ और किसी भी चीज को जोड़ने के लिए कौन से कारक की जरूरत पड़ती है? संबंध कारक की जरूरत पड़ती है। कौन से कारक की जरूरत पड़ती है? संबंध कारक है। संबंध कारक कौन से है? संबंध कारक कौन से? का, की, के, रा, री, रे, यही होता है ना, नी, ने। तो पहली बात है कि संबंध कारक की जरूरत पड़ती है किसी भी क्रिया पूरक को जोड़ने के लिए, और यहाँ पे कारक की जरूरत पड़ती है, संबंध कारक की जरूरत पड़ती है, और संबंध कारक के अंतर्गत ही आता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? कारक होगा, ठीक है। आगे देखिए चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? थी योजक क्रिया। देखिए सहायक क्रिया होता है, पूर्वकालिक क्रिया होता है। पूर्वकालिक क्रिया मतलब कि एक क्रिया समाप्त हो जाए, जैसे ही समाप्त हो दूसरी क्रिया क्या हो जाए? चालू हो जाए, ठीक है। क्रिया को देखिए दो रूप में बांटा गया। एक कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। दूसरी रचना के आधार पर, ठीक है। तो रचना के आधार पर क्रिया को पांच रूप में बांटा गया है और कर्म के आधार पे 2 रूपों में बांटा गया, ठीक है। तो यहाँ पे योजक क्रिया किया जाएगा। देखिए अब दिया है कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती है? साधित सकर्मक क्रिया कहलाती है। अगर 2 अकर्मक क्रियाओं को जोड़ दिया जाए तो वहां पे क्या हो जाएगी? संयुक्त धातु बनेगी। 2 अकर्मक धातुओं को जोड़ दिया जाए तो वहां पे संयुक्त धातु बनेगी, लेकिन अकर्मक धातुओं के साथ अगर हम लोग प्रत्यय जोड़ दें तो वहां पे साधित सकर्मक धातु बनेगी, ठीक है। आगे देखिए दिया है कि सारंग ले सारंग चल गई सारंग की ओर, सारंग छीनो पाई की सारंग कई गई चोट। देखिए अभी आज ही बताया गया था कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि देखिए अगर परिभाषा जानना चाहे तो ठीक है, लेकिन पेपर में परिभाषा से ज्यादा समझना और इसके ट्रिक जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। ट्रिक जानना बहुत जरूरी है। देखिए ट्रिक जानना बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहले ऑप्शन जो दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में सीधी सी बात आप लोगों को लिखना है कि मनहु, जानो, जनहु, जानो। अगर ये शब्द आ गया तो वहां पे 100% तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन 99%, क्योंकि कुछ अपवाद भी होते हैं, तो 99% उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। श्लेष अलंकार में क्या बोला है कि श्लेष अलंकार में एक ही शब्द आएगा लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक होंगे। जैसे हलधर, अगर मैंने बोला हलधर, देखिए हलधर एक ही शब्द है लेकिन हलधर के 2 अर्थ निकलते हैं। पहला एक हलधर बोला जाता है जो कृष्ण भगवान के भाई थे, कौन? बलराम, और एक हलधर बोला जाता है अपने किसानों को जो हल धारण किए रहते हैं, ठीक है। तो श्लेष अलंकार में अगर जानना चाहे तो सीधी सी बात बस इतना लिखिएगा कि एक ही शब्द होगा लेकिन उसके एक ही शब्द के अर्थ जो होंगे वो अनेक होंगे, एक से अधिक होंगे, ठीक है। तो ये श्लेष अलंकार का
इसको ट्रिक समझिए, या पेपर में जब आप हल करिएगा तो एक बार इसको आजमाइएगा, ठीक है। तो श्लेष अलंकार का ये होता है। यमक अलंकार में क्या होता है कि जब कोई शब्द एक ही शब्द सम बार रिपीट करे, सम बार यानी ऐसा मत करिएगा कि 2 बार 3 बार 4 बार, सम बार यानी कि 2 4 6 8, ठीक है। जैसे इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कनक कनक के 100 गुनी, कनक कनक दे 100 गुनी मादकताई का अधिकार ई खाए बौराए जब उई पाए बौरा। देखिए कनक कनक का जो है, एक कनक का मतलब होता है स्वर्ण यानी कि सोना, और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। धतूरा देखे जो शंकर जी पे चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये कनक का 2 अर्थ है। एक सोना पाने से किसी को ज्यादा सोना दे दिया जाए तो वो पागल हो जाता है, लगभग लगभग पागल हो जाता है, और धतूरा खा लेने से भी क्या होता है, लोग पागल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे शब्द एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग है, ठीक है। कनक कनक, और ये देखिए कि एक ही शब्द कितने बार आया, 2 बार आया है, सम संख्या में आया है। यानी कि यमक अलंकार में हम लोग कह सकते हैं कि एक ही शब्द जब सम बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां पे यमक अलंकार होता है, ठीक है। यमक अलंकार होता है। अब देखिए रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार में तुलना की जाती है, ठीक है। तुलना, किसी की तुलना किसी विशेष व्यक्ति से किया है, ठीक है, या किसी विशेष वस्तु से की जाए, वहां पे कौन सा होगा, रूपक अलंकार होगा, ठीक है। रूपक अलंकार होगा। अगर हम लोग उपमा अलंकार की बात करें तो उपमा अलंकार में सा से सी सरिस समास, अगर ऐसे शब्द आ गए तो वहां पे हम लोग बिना सोचे समझे क्या लगा सकते हैं, उपमा अलंकार लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए 46 नंबर, जुगुप्सा का अस्थाई भाव किस रस से संबंधित है। जुगुप्सा अस्थाई भाव, ठीक है। कहीं कहीं 8 देता है, कहीं कहीं 9 देता है, कहीं कहीं 11 देता है। क्या रस को कहीं कहीं देता है, ठीक है। जैसे शांत रस का निर्वेद अस्थाई भाव होता है, शोक किसका होता है, करुण रस का शोक होता है, ठीक है। रौद्र रस किसका होता है, विभत्स वीर का। अद्भुत रस किसका होता है, विस्मय अद्भुत, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है। छंद के अंतर्गत देखिए क्या क्या आते हैं, चौपाई, सोरठा, लोहा, ठीक है, रोला, सोरठा, कुंडलिया, ठीक है, हरितालिका, ये सब छंद के अंतर्गत आते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि दृष्टांत छंद के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से छंद नहीं है, तो दृष्टांत छंद नहीं है। छंद में रोला, सोरठा, दोहा, हरितालिका, ठीक है, कुंडलिया, ये सब छंद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे दिया है 48 नंबर, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व अयादि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के अंतर्गत ये 5 संधियां आती हैं। कौन कौन सी संधियां आती है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि संधि, ठीक है। अयादि संधि, ये 5 संधियां स्वर संधि के अंतर्गत आती है, ठीक है। अयादि संधि में एक चीज लिख सकते हैं कि जो 3 अक्षर का नाम होता है वो लगभग अधिकांशतः बोल सकते हैं, पूर्णतः तो नहीं बोला जा सकता है, लेकिन अधिकांशतः बोला जा सकता है कि वे सब किसमें आते हैं, अयादि संधि के अंतर्गत आते हैं। जैसे पवन, ठीक है, पावक, ये अयादि संधि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे देखिए उपयुक्त समास पथभ्रष्ट में कौन सा समास है, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। देखिए अव्यय भाव दिया, यथाशक्ति। अव्यय भाव समास ऐसे समास होते हैं जिसका प्रथम पद परिवर्तित ना हो, प्रथम पद परिवर्तित ना हो तथा प्रथम पद क्या हो, उपसर्ग हो। प्रथम पद क्या हो, उपसर्ग हो, उसे अव्यय भाव समास बोलते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय समास एवं द्विगु समास आते हैं, तत्पुरुष समास के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे, बहुब्रीहि में दोनों पद अप्रधान होंगे। यहाँ पे दिया है पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट में तत्पुरुष समास होगा, लेकिन याद रखिएगा तत्पुरुष समास में अपादान तत्पुरुष समास होगा, ये भी याद रखिएगा। तत्पुरुष समास में कर्ता कारक को छोड़ के बाकी जितने भी कारक हैं वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, इस बात को याद रखिएगा। दिया है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा किसी भी शब्द का अगर पहला जो शब्द होगा अगर वो संख्यावाची विशेषण को छोड़ करके
अन्य विशेषण होंगे और दूसरा शब्द संज्ञा होगा तो वहां पे कर्मधारय समास होगा। लेकिन अगर पहला शब्द संख्यावाची हो और दूसरा शब्द संज्ञा हो तो वहां पे क्या होगा, द्विगु समास होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहला शब्द अगर संख्यावाची हो और दूसरा शब्द क्या हो, संज्ञा या सर्वनाम हो, तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, द्विगु समास को लगा सकते हैं। ठीक है। कर्मधारय समास में दो आते हैं। पहला, संख्यावाची विशेषण को छोड़ करके कोई अन्य विशेषण प्रथम पद में हो और दूसरे पद में संज्ञा हो, वहां पे कर्मधारय समास। दूसरा हो सकता है उपमेय और उपमान, दोनों ये भी कर्मधारय समास के अंतर्गत ही आते हैं, उपमेय और उपमान। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए अष्टाध्यायी में, तो अष्टाध्यायी में कौन से समास है, द्विगु समास है, क्योंकि अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह यानी 8 संख्यावाची दे दिया, तो कौन सा समास है, कौन सा समास है, द्विगु समास है। ठीक है। सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ठीक है, चिदंबरा के लिए 1968 में मिला। ठीक है, चिदंबरा के लिए 1968 में मिला था और ये हिंदी में पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, हिंदी में पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और हिंदी में जो दूसरा मिला था 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए मिला था, उर्वशी के लिए मिला था। ठीक है। प्रथम महिला किसे मिला था, प्रथम प्रतिश्रुति के लिए मिला था आशापूर्णा देवी, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार लिख लीजिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रथम व्यक्ति थे जीवी, कौन थे प्रथम व्यक्ति, जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप थे ना प्रथम व्यक्ति। ठीक है, 1965 में मिला था जी शंकर कुरूप को, तमिलनाडु, तमिल भाषा के थे। ठीक है, तमिल भाषा के थे, केरल राज्य के ये भले थे लेकिन तमिल भाषा में इन्होंने लिखा था। ठीक है। प्रथम हिंदी में किसे मिला था, तो हिंदी में याद रख लीजिएगा किसे मिला था, चिदंबरा के लिए सुमित्रानंदन पंत 1968 में। ठीक है। प्रथम, उसके बाद दूसरे हिंदी में किसे मिला था, रामधारी सिंह दिनकर 1972 में उर्वशी के लिए। ठीक है। प्रथम महिला को किसे मिला था, तो आशापूर्णा देवी को प्रथम प्रतिश्रुति के लिए। ठीक है। उसके बाद अगर बोला जाए कि हिंदी में प्रथम महिला को किसे मिला, हिंदी में देखिए अगर पुरुष की बात करें या पहला बोले तो सुमित्रानंदन पंत, लेकिन अगर हिंदी में बात बोले तो यामा को कौन लिखा था, महादेवी वर्मा, यामा महादेवी वर्मा, यामा के लिए भी महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। मेरा परिवार भी इनकी एक कृति है, मेरा परिवार। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, ब्रज भाषा का विकास, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ठीक है, तो सौर सेनी से। ठीक है, देखिए हिंदी का विकास का अगर क्रम देखेंगे तो सबसे पहले देखिएगा संस्कृत, संस्कृत से दो भाषाओं का जन्म हुआ, एक लौकिक संस्कृत और एक वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का विकास इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये पूर्णतः संस्कृत में था, वेदों की भाषा थी, ये लोग आम जन को इसको बोलने में कठिनाई होती थी। लेकिन लौकिक भाषा का विकास हुआ, लौकिक भाषा को आम जन की भाषा भी बोला जाता है। लौकिक से आया पाली, पाली के बाद आया प्राकृत, प्राकृत, पाली, प्राकृत, प्राकृत, प्राकृत के बाद कौन सी भाषा आया, प्राकृत के बाद कौन सी भाषा आया, तो प्राकृत के बाद देखिए पहले तो अपभ्रंश कर सकते हैं, सौर सेनी भी कर सकते हैं। ठीक है, सौर सेनी। ठीक है, सौर सेनी और उसके बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश से हिंदी भाषा बनी। ठीक है, अपभ्रंश से हिंदी भाषा बनी। देखिए कभी कभी विकास क्रम भी पूछ देता है, अगर पूछेगा कि हिंदी भाषा की आदि जननी भाषा कौन सी है तो संस्कृत। अगर पूछेगा कि हिंदी किस अपभ्रंश से निकला है तो देखिए दो चीज देगा, या एक अपभ्रंश भी देगा, एक सौर सेनी भी देगा। ठीक है, दोनों में से अगर दोनों दे दिया तो किसको लिखेंगे, सौर सेनी को। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिया है कि देखिए अब ये दिया है कि 53 नंबर से 57 नंबर ये भरने के लिए दिया। ठीक है, भरने के लिए दिया है, इसके लिए आप लोग कर लीजिएगा, इसमें कोई ये नहीं है। ठीक है, शब्द भरने के लिए दिया है। आगे देखिए, आगे दिया है त्रुटि, त्रुटि पहचानना है। ठीक है, इसमें देखिए कि निम्नलिखित में से कौन त्रुटि है। रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे पहली बात है कि देखिए अगर सर्वश्रेष्ठ के जगह पे श्रेष्ठम के जगह पे श्रेष्ठ दिया होता तब हम सबसे लगा सकते थे, लेकिन श्रेष्ठम मतलब ही होता है कि क्या होता है, सबसे।
तो यहाँ पे सबसे शब्द गलत है। दिया है कि रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठम रचना मानी जाती है, तो यहाँ पे श्रेष्ठम नहीं होगा। अगर श्रेष्ठम सबसे अगर लगा रहे हैं तो वहां पे श्रेष्ठ लिखना पड़ेगा, और नहीं तो अगर श्रेष्ठम लिख रहे हैं तो सबसे को हटाना पड़ेगा, क्योंकि श्रेष्ठम मतलब ही होता है सबसे उच्च, ठीक है, सबसे महान, ठीक है। आगे देखिए, ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय, पहली बात है कि जब समय का जिक्र दिया है, प्रातः काल दिया है, तो प्रातः काल को ही क्या बोलते हैं, सुबह का समय बोलते हैं, सुबह का समय बोलते हैं, जिसको देखिए हिंदी का पढ़ा रहे हैं लेकिन बता दे रहे हैं, इंग्लिश में पीप ऑफ डे बोलते हैं प्रातः काल को। तो प्रातः काल खुद ही अपना समय बता रहा है कि प्रातः काल यानी सुबह का समय, तो इसमें समय का तो कोई जरूरत नहीं है। इसमें दिया है कि ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी बढ़ जाती है। जब प्रातः काल दिया है तो समय लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे समय जो दिया है इसके कारण ऑप्शन बी नंबर क्या है, गलत है, ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, गलत है। आगे देखिए, जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा स्थल विसर्जन हो चुका था। देखिए सबसे पहली बात विसर्जन क्रिया है और विसर्जित विशेषण है, ठीक है, तो कभी भी याद रखिएगा विसर्जन क्रिया के कारण ही यह शब्द क्या है, ये वाक्य गलत है, ठीक है। विसर्जन के जगह पे विसर्जित हो सकता है, ठीक है, हो सकता नहीं है, होगा, ठीक है। विसर्जन एक क्रिया है और विसर्जित क्या है, विशेषण, ठीक है। और यहाँ पे क्रिया का नियम नहीं लगेगा बल्कि किसका लगेगा, विशेषण का नियम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे विसर्जन हो चुकी थी, यहाँ पे विसर्जन के कारण ये शब्द क्या है, गलत है, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से पढ़िएगा, उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। पहली बात है शुद्ध गाय नहीं होता है, शुद्ध घी होता है, ठीक है, शुद्ध गाय का घी नहीं बल्कि शुद्ध घी गाय का मिलता है, या गाय का शुद्ध घी मिलता है, ठीक है। तो शुद्ध गाय और अशुद्ध गाय नहीं होती है, शुद्ध घी और शुद्ध दूध होता है, ठीक है। तो यहाँ पे शुद्ध गाय दिया है, इसके कारण ये गलती है, ठीक है। आगे देखिए, पत्थर को जोक नहीं लगती मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए पत्थर को जोक नहीं लगती मुहावरे का अर्थ होता है हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। हठी व्यक्ति पर, पत्थर पे अगर हम लोग फिर पत्थर मारे या कोई चीज मारे तो क्या उसे चोट लगेगा, उसी प्रकार से एक हठी व्यक्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उसे कुछ भी कहते रहिए उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पत्थर को जोक नहीं लगती पर हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। आगे भी है हिंदी का, देखिए आगे हिंदी का दिया है, विहंग दृष्टि। विहंग दृष्टि का अर्थ क्या होता है, सरसरी नजर। विहंग दृष्टि मतलब सरसरी नजर, ठीक है। विहंग दृष्टि का अर्थ ही होता है सरसरी नजर, ठीक है, गहरी नजर नहीं होता। गहरी नजर मतलब कि ध्यान से देखना, वो नहीं, सरसरी नजर चारों तरफ देखना, चारों तरफ सरसरी नजर लगा करके देखना और उसे क्या करना, उसके विषय में कुछ समझना, ठीक है। तो सरसरी नजर होता है। देखिए बाड़ी प्लस औचित्य का सही संधि विच्छेद, सही संधि शब्द क्या होगा, संधि विच्छेद नहीं दिया है बल्कि संधि शब्द दिया है, तो वाड़ी औचित्य का वाड़ी औचित्य यानी पहला नंबर ऑप्शन होगा। और एक और बात याद रखिएगा, ये यड़ संधि के अंतर्गत आता है, यड़ संधि के अंतर्गत आता है, ठीक है। यड़ संधि में क्या होता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई होना चाहिए, छोटी या बड़ी, और दूसरा शब्द क्या होना चाहिए, ओ या आओ होना चाहिए, वहां पे क्या होगा, यड़ संधि होगा, ठीक है। आगे देखिए, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद होगा अनुधन इक्षण, ई में बड़ी की मात्रा होगी, अनुधन इक्षण, ई में बड़ी की मात्रा होगी, ठीक है। ये याद रखिएगा कि कभी भी संधि विच्छेद करिएगा तो उसके दोनों शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए, और या तो पहला शब्द या तो उपसर्ग होना चाहिए या तो अंतिम शब्द कोई प्रत्यय होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अनुपसर्ग है, इसके कारण ये सही है, ठीक है, अनुपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग याद रखिएगा, हिंदी में 10, संस्कृत में 22 और उर्दू में 19 उपसर्ग होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, शीतऋतु का संधि विच्छेद क्या होगा, शीत धन ऋतु। शीत धन ऋतु, सी मतलब कुछ नहीं होता है,
इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए गलती है। ठीक है, सीता शब्द ऐसे नहीं लिखा जाता है, बल्कि सीता शब्द ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन भी गलती है। ठीक है, शीत धन ऋतु, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखिए दिया है कि चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दिया है कि समय को परखने वाला, समय को परखने वाला क्या होगा? तो सबसे पहले रंग से धनंजय, समय को जो परखता है वो सबसे पहले क्या होता है? रंग से धनंजय, यानी कि अबीर बनता है। समय का सदुपयोग कोई भी व्यक्ति करेगा तो वो निश्चित रूप से कभी भी निर्धन नहीं रहेगा। निश्चित रूप से ज्यादातर समय अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अगर समय का सदुपयोग सही ढंग से ईमानदारी से करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों का किसी न किसी विभाग में सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसी बात को ये बता रहा है। फिर उसके बाद होगा क्या होगा? और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी बन जाता है। ये सही क्रम में लगाने के लिए बोला है। तो समय को परखने वाला रंग से धनाढ्य और समय की उपेक्षा करने वाला व्यक्ति करोड़पति से भिखारी हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए भारतीय गांवों के, अब उसके आगे बनाना है कि भारतीय गांवों के, उसके आगे क्या होगा? तो भारतीय गांवों के सुधार के लिए, भारतीय गांवों के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका सही वाक्यांश बन रहा है। ठीक है, क्रम से। ठीक है, समाचार पत्रों में प्रकाशित, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा जो बोल रहा हूँ। समाचार पत्रों में, अब आगे का शब्द क्रम में कैसे लगेगा ये देखिए। समाचार पत्र में क्या होता है? प्रकाशन होता है। समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी, आवश्यकता तथा उत्तम पदार्थों से क्या होते हैं? परिचित होते हैं। ठीक है, ठीक है, परिचित होते हैं। अब देखिए परिचित होते हैं। ठीक है, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य का कारक क्या होगा? राम सीता से सुंदर है, इसमें क्या होगा बताइए? कर्ता ने कर्म को करण से याद रखिएगा, करण से, जब भी करण विभक्ति में से आएगा तो वो निर्जीव वस्तु के लिए आएगा। ये बात याद रखिएगा, कभी भी करण विभक्ति में अगर से आएगा तो वो निर्जीव वस्तु के लिए आएगा। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान। ठीक है, उसके बाद देखिए ये संबंध कारक होगा। ठीक है, संबंध कौन बोला? आगे देखिए डाउट होगा तो हमसे पूछिएगा। ठीक है, राम सीता से सुंदर है। ठीक है, पहली बात है कि पहले तो पूरा कर्ता ये लिखिए, करण चिन्ह को लिख लीजिए। ठीक है, इसमें समझाएंगे। करण चिन्ह लिखने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपदान से, देखिए अपदान से मतलब अपदान मतलब अलगाव होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर भी से है, यहाँ पर भी से। ठीक है, यहाँ पे से निर्जीव वस्तु के लिए लगेगा, निर्जीव वस्तु के लिए। जैसे शिकारी ने बाण से हिरण को मारा, बाण क्या है? निर्जीव वस्तु है। तो करण कारक में से जो होता है निर्जीव वस्तु के लिए होता है। ठीक है, अगर अपदान में आएंगे तो जो से होता है वो सजीव वस्तु के लिए हो भी सकता है और निर्जीव वस्तु के लिए भी हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि से का मतलब अलगाव या किसी की तुलना करके किसी व्यक्ति को क्या करता है? नीचे करता। ठीक है, जैसे अगर हम लोग कहें कि हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, तो गंगा निकलती है हिमालय से, तो हिमालय से गंगा क्या हो रही है? अलग हो रही है, निकलती है। तो यहाँ पे अलगाव के लिए किया जाता है, अलगाव के लिए, और यहाँ पे निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है। दोनों में से कारक है। करण कारक तभी लगाइएगा जब निर्जीव वस्तु के किसी निर्जीव वस्तु के बाद आए, और सजीव वस्तु या अलगाव के लिए से का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसमें दिया है, आगे भी लिख लीजिए, अपदान के बाद संबंध कारक।
ठीक है, का, की, के, रा, इ, रे, नानी, ने, और उसके बाद अधिकरण। अधिकरण मतलब में पर, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, ठीक है, तो ये अधिकरण कारण में आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है, विस्मयादि बोधक कारक, जिसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह, जैसे मैं बोला, मैं अपना ही नाम बोला, अरे राकेश, तो अरे जो है विस्मयादि बोधक शब्द है और उसके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा, ठीक है। इसमें दिया है कि राम सीता से सुंदर है, देखिएगा सीता से सुंदर है, यानी एक को नीचे किया है और एक को ऊपर किया है। देखिए यहाँ पे ये होना चाहिए, क्या हम लोग थे, संबंध कारक, अपदान कारक होगा, अपदान कारक होगा। एक व्यक्ति को नीचे किया जाए और एक व्यक्ति का तारीफ किया जाए, यहाँ पर भी अपदान कारक होगा, और किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी व्यक्ति वस्तु से अलग किया जाए, वहां पर भी अपदान कारक होगा। देखिए और 4-5 प्रश्न है। देखिए अब देखिए 72 नंबर क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को हम टारगेट बैच में बताए भी थे, क्या बताए थे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन। पहली बात है स्पर्शीय व्यंजन या वर्गीय व्यंजन 25 होते हैं, ठीक है, क से प तक, यानी जो व्यंजन जिस व्यंजन से स्टार्ट होगा वही उस व्यंजन का वर्ग होगा, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन में याद रखिएगा वात्सल्य स, मूर्धन्य स और तालाबी स और ह होता है, किसमें होता है, स्पर्शी व्यंजन में। और अगर स्पर्शी व्यंजन या उष्ण व्यंजन की बात की कर दी जाए तो च वर्ग के प्रथम 4 व्यंजन लिए जाते हैं, च वर्ग के प्रथम 4 व्यंजन। देखिए इसमें प्रश्न क्या दिया है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन उसे कहते हैं जो च वर्ग के 4 व्यंजन हो, यानी च, छ, चक्की च, छत्ता छ, जहाज ज और झरना ज, ये 4 व्यंजन को स्पर्श संघर्षीय व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा, ज, ठीक है। आगे देखिए ह कौन सा है, ह उष्ण व्यंजन है या संघर्षी व्यंजन है, और स भी उष्ण व्यंजन, और र को बोला जाता है लुंठित, र को बोला जाता है लुंठित व्यंजन, ठीक है, और ल को बोला जाता है पार्श्विक व्यंजन, और अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन बोला जाता है य और व को, अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन बोला जाता है य और व को, ये भी याद रखिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है, हिंदी आकृति के दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है, शिलिष्ट योगात्मक भाषा, शिलिष्ट योगात्मक भाषा है, इसका बस इतना याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए सकल, एक दिया है, देखिए एक वात्सल्य स से बनाया सकल और एक तालव्य स से बनाया सकल, देखिए ये वात्सल्य स और ये तालव्य स से सकल बनाया। देखिए सकल मतलब होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सकल उत्पाद, सकल उत्पाद, सकल मतलब होता है संपूर्ण, ठीक है, और ये सकल मतलब होता है अंश, ये सकल मतलब होता है अंश, और इस सकल का मतलब है संपूर्ण। ये युग्म शब्द ऐसे बोले जाते हैं, युग्म शब्द का निम्नलिखित में से अर्थ बताएं, ठीक है। जैसे ग्रह का शनि होता है, ग्रह का अगर बोल दे ग्रह और गृह, तो ग्रह का शनि और गृह का घर, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। जैसे ऐसे दे देगा ग्रह और दे देगा गृह, देखिए दोनों एक कैसे दिख रहे हैं, लेकिन ग्रह का हो जाएगा शनि और घर का, गृह का सभी लोगों को पता है घर, ठीक है। तो ये युग्म शब्द दिए जाते हैं, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है, याद किया जाता है। अब देखिए ए राकेश, ए राकेश, मैंने बोला था ना अरे राकेश, ए राकेश, हो राकेश, ऐसे बोला जाता है। ये विस्मयादि बोधक शब्द है, और विस्मयादि बोधक शब्द में क्या होगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे संबोधन किया जा रहा है विस्मयादि बोधक का, ठीक है, तो यहाँ पे संबोधन कारक होगा, ठीक है। यहाँ पे हिंदी का भी सेट कर देखिए, इस तरह से यूपी पुलिस के सेट का डिस्कशन समाप्त हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट डे शनिवार के दिन एमपी पुलिस के सेट के डिस्कशन के साथ फिर से मिलेंगे, धन्यवाद।